हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस गुरु अकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस की क्लासेस हमारे चैनल पर फ्री पेड आपको प्रोवाइड करी जा रही है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट हमारी पिछली वीडियो पर अपना देख चुके होंगे और अपने एग्जाम के लिए जो नोट डाउन है वे कर चुके होंगे तथा अपने हर एक पॉइंट को क्लियर कर चुके होंगे। तो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है। इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 4 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके अंदर 4 महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए जा रहे हैं जिससे एग्जाम के अंदर सवाल पूछने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारा मेन जो एम है यही है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई करा जाए। हम सिर्फ उस पॉइंट को आपसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे जो एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, क्योंकि अगर आप देखे जाए तो बहुत ही वास्ट चैप्टर होता है जीएस के अंदर, परंतु हम उसको स्मार्ट वे से, टेक्निकल से कैसे उसको एक लिमिटेड एक्सेस में ले गए ताकि उसको कवर किया जा सके तथा एग्जाम के अंदर मैक्सिमम नंबर गेन किए जा सके। तो ठीक है, इसी सोच के साथ शुरुआत करते हैं आप आज की वीडियो की। तो आज आप जैसे बोर्ड पे देख सकते हैं, आज हमारे पास 4 टॉपिक हैं। नंबर 1 पर यूपीएससी, नंबर 2 पर केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, जिसको कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। नंबर 3 पर आता है क्षेत्रीय परिषद, जिसको कहते हैं रीजनल जोनल काउंसिल। नंबर 4 पर आता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो वी हैव 4 टॉपिक्स इन दिस वीडियो, सो प्लीज मेक कंसर्न ऑन योर मोबाइल स्क्रीन, डू नॉट स्किप एनीथिंग एंड वॉच टिल द एंड, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले पढ़ते हैं यूपीएससी। यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एज इसका नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ऐसा कमीशन जो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अर्थात इसके तहत डिफरेंट टाइप के हायर लेवल जॉब्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग would be asked in your examination that in which article UPSC has mentioned in our constitution. So आर्टिकल नंबर 315 में यूपीएससी की व्याख्या की गई है, ठीक है। अब आपको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि यूपीएससी आप सभी जानते होंगे, बहुत से सदस्य, बहुत से बच्चे इसके बारे में शायद जानते होंगे पहले से, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज आपको बताना कि आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। जो कैंडिडेट, जो अभ्यर्थी आईएएस बनना चाहते हैं तो उनका एप्लीकेशन करवाता है, उसके साथ साथ उनका एग्जाम कंडक्ट कराता है और उसी के साथ एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद उनका सिलेक्शन प्रोसेस प्रोसीड करवाता है, ठीक है। उसके बाद आईपीएस के लिए है जो प्रोवाइड कराता है, आईपीएस के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। आईएएस और आईपीएस ये जो 2 पोस्ट हैं ये हमारी स्वतंत्रता से पहले थी। जो यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है उसमें आईएएस और आईपीएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस ये पहले से ही विद्यमान थी, परंतु बाद में आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, वैसे सर्विसेज जो डिप्लोमेट भारत से बाहर जाते हैं, विदेश के अंदर काम करते हैं, उसको भी सिविल सर्विस के अंदर लाया गया। इसके अलावा यूपीएससी सीडीएस के लिए एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ठीक है, सेनाओं के लिए, उस पदाधिकारियों के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है सीडीएस। इसी के साथ साथ एनडीए भी वही होता है, ये भी सेनाओं में उस पदाधिकारी के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये 12th लेवल पर कराता है और ये आप सभी जानते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर। काफी कैंडिडेट ने इन सब के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया होगा तथा कुछ पास हुए होंगे, कुछ फेल हुए होंगे, वो बात की बात है, परंतु काफी ने इन सब के एग्जाम में पार्टिसिपेशन किया होगा। So this thing would not be asked in your examination. What will be asked in your examination? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस आयोग की संरचना कैसी है, मतलब इसका क्रिएशन कैसे होता है। तो आयोग के सदस्यों की संख्या संविधान में उल्लेखित नहीं है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपसे कह दें कि यूपीएससी के सदस्यों की संख्या हमारे संविधान में उल्लेखित है तो वो कमेंट वहीं पर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इसके सदस्यों को निर्धारित करते हैं राष्ट्रपति। यूपीएससी के सदस्यों को राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, ठीक है। इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव अहेड टू अदर पॉइंट। अब देखते हैं इसके कार्य क्या होते हैं। जैसे कार्य मैंने आपको शुरू में बताया है कि केंद्रीय नौकरियों के लिए परीक्षाएं करवाता है, इसका मेन एक यही कार्य होता है, ठीक है। फिर आते हैं नियुक्ति यानी कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, तथा त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाता है, ठीक है।
तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति के द्वारा। इसके साथ साथ कार्यकाल में आता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी अधिक हो। या तो 6 वर्ष की आयु होनी चाहिए अध्यक्ष की, या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले आता हो उसके तहत उसका कार्यकाल देखा जाता है। तो ठीक है, तो दीज आर सम पॉइंट्स वुड बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन अबाउट यूपीएससी। सो बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। छोटा है, याद करने में आसानी होगी, इसलिए आप इसको स्किप मत कीजिए। अधिकतर बच्चों के क्या सोचते हैं कि हम बड़े टॉपिक को कवर करें, लेकिन बड़े टॉपिक को कवर करते हैं वो अच्छी बात है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोटे टॉपिक छोड़ दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम फोकस करते हैं किस पर? केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, इसका क्या काम होता है? इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्य करना। के संथानन कमेटी, के संथानन कमेटी, नाम याद रखिएगा। के संथानन कमेटी ने क्या की? सिफारिश की। इसके सिफारिश के आधार पर भ्रष्टाचार व पद के दुरुपयोग के मामलों, भ्रष्टाचार व पद के दुरुपयोग के मामलों में जो शिकायत होती थी उन पर कार्य करने के लिए, उन पर डायरेक्ट एक्शन करने के लिए, डायरेक्ट वर्क करने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, इस कमीशन का गठन किया गया, यानी कि इस आयोग का गठन किया गया। ओके, इट इज क्लियर कि भ्रष्टाचार व पद का दुरुपयोग करने वाले ऑफिसर्स के खिलाफ जो शिकायत होती थी उन मामलों का निवारण करने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन तो ये है, आप इसे याद रखें, सतर्कता यानी कि विजिलेंस। विजिलेंस मतलब देख रेख करना या नजर रखना। ओके, अब बात आती है कि इसकी संरचना, इसकी क्रिएशन कैसे की जाती है। ठीक है, मतलब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं या कौन कौन से अधिकारी होते हैं। तो एक तो होता है मुख्य विजिलेंस कमिश्नर, यानी कि एक मुख्य सतर्कता कमिश्नर आयुक्त होता है। ठीक है, इसके द्वारा 2 अन्य कमिश्नर होते हैं। तो कितने सदस्य हो गए? टोटल 3 हो गए। एक चीफ कमिश्नर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, एंड देन अदर कमिश्नर, विजिलेंस कमिश्नर। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब पूछते हैं कि शपथ किसके द्वारा दी जाती है ऑफिसर्स को? तो राष्ट्रपति के द्वारा, तथा त्यागपत्र भी किसे देंगे? राष्ट्रपति के द्वारा। वेरी कॉमन एंड वेरी नोटेबल पॉइंट भी है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट आता है कि इनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। तो इस पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटा सकते हैं। तो किसकी सलाह ली जाती है? सुप्रीम कोर्ट की सलाह ली जाती है। ठीक है, बात आती है कार्यकाल की। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 66 वर्ष का कार्यकाल। सॉरी, 66 वर्ष की एज या 4 वर्ष का कार्यकाल, जो भी पहले हो उसके आधार पर इनका डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, या इनके टेन्योर को टर्मिनेट किया जा सकता है। सो दिस इज द अबाउट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके स्टूडेंट, अब हम नजर डालते हैं हमारे नए टॉपिक पर। नए टॉपिक क्या है? क्षेत्रीय परिषद, यानी कि जोनल काउंसिल। तो जोनल काउंसिल से रिलेटेड इशू, रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट, छोटा टॉपिक है परंतु इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपको इस पर अपनी फुल कमांड होनी चाहिए, और चूंकि छोटा है तो इसको याद कर सकते हैं, इसको याद करने में कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो बात करते हैं। बात क्या है? क्षेत्रीय परिषद यानी कि जोनल काउंसिल। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि इसके चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन होते हैं होम मिनिस्टर, और इसके ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहे जाते हैं। एक्स ऑफिशियो शब्द यूज किया गया है। एक्स ऑफिशियो का मतलब हो गया है कि जो भी व्यक्ति होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री बनेगा वो स्वतः ही जोनल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषद का चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, तो उसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जैसे कि उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करते ही एक्स ऑफिशियो सभापति बन जाते हैं राज्यसभा के। तो ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो का आप यहाँ मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी संरचना। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में। ध्यान दीजिएगा, हमने राज्य पुनर्गठन आयोग के ऊपर एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है। आपने अगर नहीं देखी है तो आप प्लीज जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, आपको हमारे चैनल के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, जल्दी मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के सिफारिश के आधार पर ही क्षेत्रीय काउंसिल का गठन किया गया था। ठीक है, चलो नजर डालते हैं कि क्षेत्रीय काउंसिल होती क्या है। ठीक है, क्या है, हमारे भारत देश के अंदर 28 राज्य हैं, लेकिन 28 राज्यों को हमने क्या किया, 5 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया।
ठीक है, 5 क्षेत्रों में लिया। कुछ नॉर्थ के स्टेट नॉर्थर्न काउंसिल में ले लिए, साउथ के स्टेट साउथर्न काउंसिल में ले लिए, वेस्ट के स्टेट वेस्टर्न काउंसिल में ले लिए और ईस्ट के स्टेट ईस्टर्न काउंसिल में ले लिए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमने क्या करा, स्टेट को एक जोनल काउंसिल के अंदर डिवाइड कर लिया, ठीक है, ताकि उनमें एक अलग से स्पेशल फोकस डाल दिया जाए, ठीक है, एक रीजन फोकस डाल दिया जाए। एक तो स्टेट का फोकस होता ही है, लेकिन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देखना चाहती है कि एक रीजनल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उसका फिगर आउट कैसे किया जाए, उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। तो उस चीज़ों को समझने के लिए, उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉर्ट डाउन करने के लिए जोनल काउंसिल क्रिएशन किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फिलहाल वर्तमान में कितने जोनल काउंसिल है, तो वी हैव टोटल 6 जोनल काउंसिल इन आवर कंट्री। ओके, तो क्या है, 6 क्षेत्रीय काउंसिल है। तो इनके क्षेत्रीय काउंसिल के नाम पता होना चाहिए। नंबर 1 पर नॉर्थर्न जोनल काउंसिल। नॉर्थर्न जोनल काउंसिल क्योंकि उत्तर जोनल काउंसिल है, यानी कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, तो इसमें हम कह सकते हैं, इसमें राज्य कौन से आ गया, आपका जम्मू कश्मीर आ गया, पंजाब आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, ठीक है, राजस्थान आ गया, नई दिल्ली आ गई। तो यहाँ पे क्या आ गए, ये नॉर्थर्न जोनल काउंसिल के अंदर आ गए। फिर बात करते हैं वेस्टर्न जोनल काउंसिल की। अब जब वेस्टर्न की बात करते हैं तो वेस्टर्न में आपके क्या क्या आ गया, वेस्टर्न में आ गया आपका गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, ठीक है, तेलंगाना आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ गया आपके वेस्टर्न जोनल काउंसिल में आ गए। ईस्टर्न की बात करते हैं तो ईस्टर्न में आपको कौन से राज्य आ जाएंगे, ईस्टर्न में आपके आ गया बिहार आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, झारखंड आ जाता है, ठीक है, उड़ीसा आ जाता है, और इसके साथ साथ क्या आ गया, पश्चिम बंगाल आ जाता है और सिक्किम आ जाता है। तो ठीक है, ये किस में आ गए आपके ईस्टर्न जोनल काउंसिल में, ठीक है। और फिर आपका आता है साउथर्न जोनल काउंसिल, ठीक है, क्या आ गया आपका साउथर्न जोनल काउंसिल, ठीक है, ये साउथर्न जोनल काउंसिल। इसके अंदर आपके कौन से राज्य आ गए जो साउथ की तरफ है, जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, है ना, कर्नाटका, ये सब आपके किसके अंदर आ गए। इसी के साथ साथ यूनियन टेरिटरी आपके आ गए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ठीक है, ये कहीं में आ गए, ये आपके आ गए साउथर्न काउंसिल में। फिर एक अलग काउंसिल है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल मतलब इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट के राज्य आ गए, जैसे कि आपका आ गया अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम नहीं है इसके अंदर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो ये सब आपके कहाँ के आ गए, ईस्टर्न राज्य आ गए। तो ठीक है, तो ये 6 जनरल काउंसिल है और इनके किस मंत्रालय के अंदर आती है, गृह मंत्रालय के अंदर जनरल काउंसिल आती है और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, गृह मंत्री। सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। वेरी इजी है, बहुत समझना इजी है, बहुत ही इजी टॉपिक है और एग्जाम में पूछे जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कवर अप करें। ओके, नाउ नेक्स्ट हम करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें से आपके एग्जाम के क्वेश्चन 100% आएगा। आई कैन टेक गारंटी विद दिस स्टेटमेंट। ओके, इसमें आपके एग्जाम का 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, तो इसका गठन हुआ था 2005 में। इन 2005 द एनडीएमए वाज एस्टैब्लिश्ड। ओके, 2005 में। किस मिनिस्ट्री के अधीन आती है, किस मंत्रालय के अधीन आती है, तो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन दैट NDMA, National Disaster Management Authority, comes in which ministry? So you must answer in that statement that the Home Ministry takes NDMA in his. Okay, तो गृह मंत्रालय के अंदर NDMA आ गए। ओके, फिर आता है इसके कार्य। कार्य क्या होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपदा प्रबंधन है, तो जो भयंकर आपदा आती है देश के अंदर, उनके दौरान निवारक प्रतिक्रिया देना। ठीक है, देखिए आपदा को हम रोक नहीं सकते, है ना। अगर आपदा आनी है तो हमें, जैसे कि भूकंप आना हुआ, तो भूकंप आने की हमें मैक्सिमम, अगर हम कितनी भी अच्छी, कितनी भी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर ले, फिर भी हमें मैक्सिमम 10 मिनट पहले ही पता लगता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या पर्टिकुलर जगह पर भूकंप आएगा। तो उसको हम कंट्रोल तो कर नहीं सकते, बट क्या है कि हम वहां पर निवारक कर सकते हैं, हम कुछ डिटेंशन कर सकते हैं, कुछ क्या है प्रोविजन कर सकते हैं, कुछ अच्छी सुविधाएं ले सकते हैं तथा। ठीक है, ओके। इसके साथ आता है संरचना। संरचना में क्या हो गया, इसमें 9 सदस्य कमेटी होती है, 9 सदस्य कमेटी होती है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आस्क्ड many time in examination and would be asked in examination that who is the chairman of NDMA? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन कौन है, तो कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इज दिस क्लियर? लेट्स मूव अहेड। एक अभी आपने 2020 के अंदर एक नया शब्द आया है, लॉकडाउन। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन जो लगाया गया है पूरे देश के अंदर, ये किस
एक्ट के तहत लगाया गया। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट 2005 के तहत होम मिनिस्ट्री ने यह लगाया था। ठीक है, तो 2005 एनडीए में 2005 एक्ट के तहत लॉकडाउन पूरे देश में लगाया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ एक आती है फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का आपने नाम सुना होगा। तो क्या है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, इसका फुल फॉर्म है। तो ये क्या होती है, जहाँ भी आपदा होती है, लैंडस्लाइड हो गई, भूकंप आ गया, फ्लड आ गया, ड्रोथ हो गया, in any type of disaster activity where many type of calamities, many type of humans died and different type of calamity has been occurred, then वहाँ पर क्या है, एनडीआरएफ के जवान वहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक है, तो एनडीआरएफ किसके अंदर आ गई, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आ गई। ठीक है, होम मिनिस्ट्री की ये फोर्स हो गई। ठीक है, तो इसका न्यूली गठन कब हुआ था, 2006 में एनडीआरएफ का गठन हुआ था, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, और आपके एग्जाम में ये बात पूछ सकते हैं कि एनडीआरएफ की पहली बटालियन कहाँ है, तो एनडीआरएफ की पहली बटालियन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में है। तो ठीक है, तो आई थिंक दिस हैज बीन क्लियर। हमने यहाँ पर 4 चैप्टर कंप्लीट किए, छोटे चैप्टर थे लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, पूछे भी जाएंगे और आगे वाले एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो इज द बेस्ट सोर्स फॉर यू इन अ फ्री विदाउट एनी पेड, यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इन आवर चैनल। सो प्लीज आप हमें मोटिवेट कीजिए, आप हमें समर्थन कीजिए तथा एग्जाम में जितने भी बोर्ड के अंदर पॉइंट लिखता हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप उनको अपनी नोट्स में नोट डाउन जरूर कीजिए। एग्जाम आने से पहले उनका अच्छे से रिवीजन कीजिए। टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट सीरीज ऑलरेडी रनिंग आउट है, 12 घंटे रनिंग आउट हमारी टेस्ट सीरीज चलती है। तो प्लीज do join our telegram channel and participate in the series, in the test series is been going on our telegram channel. So please do share this lecture if you like, please do comment if you have any doubt, and please also subscribe our channel if you like our effort, our video and our knowledge we are spreading to you. Thank you so much.